बचपन से हमें टाइम ट्रेवल के ख्याल से ही बड़ा लगाव था। जब हमने आइंस्टाइन और रोजन की थियरी स्टडी की, उनकी थियरी थी वर्म होल के जरिए टाइम ट्रेवल करना मुमकिन है, और हम सोते जागते उसकी खोज में डूब गए। लेकिन ये खोज जितनी गहरी होती गई, अपनों से दूरियां भी बढ़ने लगी। आखिर कब तक चलेगा ये पागल? जब तक हमारा रिसर्च खत्म नहीं हो जाता। भिखारी बोला तू क्या? ये क्या गुंडागर्दी है? अरे गुंडागर्दी नहीं है, देवी माँ के चंदा। सचिन दीक्षित, अब क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुले? सर, आपको इतनी परेशानी देने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन भूखे पेट अब ये लेक्चर हजम नहीं होता। रुकिए सचिन, हमें एक लैब असिस्टेंट की जरूरत है। आज अतीत में हम अपना पहला सफर करने जा रहे हैं। कहां सर? नालंदा, सन 535 में, जहां टाइम मशीन के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था। हमें केवल ऊर्जा के एक अपार स्रोत की आवश्यकता है, बस। फिर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ब्रह्मांड के हर बंद द्वार और उसके रहस्य खोल देंगे। दूसरे आयाम तक पहुंचने के हमारे मार्ग खुल जाएंगे। एक टीम बनाते हैं सर, इस देश के सबसे श्रेष्ठ पेशेवर चोरों की, जो अतीत में जाकर चोरी करेंगे, लूट मचाएंगे, करोड़ों में खेलेंगे सर। दफा हो जाइए यहां से। जी, हमने सोचा कि लीना और केतु को अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन वो लोग तो चले गए। हमें बताया तक नहीं। तुम्ही ने तो भेजा था ना वो अपने असिस्टेंट को। वो क्या नाम था तुम्हारे असिस्टेंट का? सचिन दीक्षित। लीना और केतु कहाँ है? निश्चिंत रहिए सर, सुरक्षित है। मतलब अब लीना और केतु को छोड़ आया हूं मैं उन दोनों को अतीत में। जीवित हैं और जीवित रहेंगे जब तक आप मेरा काम करेंगे। चाहिए क्या आपको? 1000 करोड़। 1000 करोड़ कहां से लाएंगे हम? अतीत से सर। आप एक ऐसे खजाने के पहाड़ पर बैठे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि ये छुट्टे करोड़ कहां से आएंगे? यही है हमारी कहानी। आप तीनों को हमारा एक साथ लाने का मकसद। हम जो चीजें चुरा रहे हैं वो सब हमें सचिन दीक्षित के हवाले करनी है, बस। और कोई खेल नहीं, और कोई छूट नहीं। नमस्कार सचिन दीक्षित। भाई वाह। तो ये है हमारी टीम। सुंदर है। तो प्रोफेसर साहब, क्या योजना बनाई थी आपने? ये सारा माल आपस में ही बांट कर निकल लोगे? हमारा ऐसा इरादा नहीं था। अच्छा। अगर आपका ऐसा इरादा नहीं था तो आपने अचानक इरादा बदल क्यों दिया? आप उस सारे खजाने के साथ मुझसे मिलने वाले थे। याद है ना? पिछले मिशन से वापस लौटने में हमें देर हो गई। प्रोफेसर साहब, लगता है अब मोह नहीं रहा आपको अपनी पत्नी और बच्चे के लिए। हाँ भाई, 6 महीने जो हो गए, अपनों को भुलाने के लिए इतना समय तो काफी होता है ना।
मुझे बुरा नहीं लगा। आखिर इतने सालों की जान पहचान है हमारी। अधिकार है अधिकार प्रोफेसर साहब को मुझ पर चिल्लाने का, बिल्कुल। तो क्या हुआ अगर सीएम साहब भी सचिन दीक्षित से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं रखते? मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए ना सर। वो क्या है ना कि अब मैं आपका असिस्टेंट नहीं रहा, अब एक आदरणीय नेता बन चुका हूं। कल चीफ मिनिस्टर बनूंगा, कुछ तो सम्मान कीजिए। एक काम कीजिए, मेरे चरणों में अपना सर रख दीजिए। What? सुनाई नहीं दिया क्या? मेरे कदमों में आपका सर रखकर और सॉरी बोल दीजिए। मेरे लिए नहीं तो अपनी पत्नी और बच्चे के लिए तो कर सकते हो। प्रोफेसर साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा। चलिए। अरे प्रोफेसर साहब, मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था। देख रहा था कि आप अब भी अपने परिवार को चाहते हैं या नहीं। अच्छा लगा देखकर कि मेरी लगाम अब भी ढीली नहीं पड़ी। प्रोफेसर साहब, ये बात कभी भूलिएगा मत, समझे? तो बाकी का सामान कब आएगा? थोड़ा वक्त चाहिए हमें। इलेक्शन सर में है प्रोफेसर साहब, और पार्टी को फंड्स की जरूरत है। अब क्या करें? जनतंत्र इतनी महंगी जो हो गई है। 2 हफ्ते और। अगर 2 हफ्तों में मुझे मेरा खजाना नहीं मिला तो आपकी पत्नी और आपका बच्चा टिक 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 टिक। आपको हमारी बातों पर यकीन हो गया होगा, लेकिन अब हम आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। बस मदद की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं, और अगर आप रुकते हैं तो हमारा वादा है आपसे, आपको आपके पैसे जरूर दिए जाएंगे। फैसला आपके हाथों। रेडी गाइस? चलो रोशनी। ये गलत है।
गलत हुआ केडी के साथ। और वो सचिन दीक्षित केडी के पूरे परिवार के साथ खेल रहा है, और हमें केडी की मदद करनी चाहिए। दुनिया में लाखों केडी है और लाखों सचिन, सबके मामलों में हाथ नहीं डाल सकते ना हम। ओके, केडी की मदद के लिए ना सही, अपने लिए ही सही। केडी ने वादा किया है मिशन के बाद हम सबके पूरे पैसे दे देंगे, और वैसे भी देखा जाए तो हमारे लिए तो कुछ बदला है नहीं। हाँ, बस बात बात पे केडी की धमकियां नहीं रहेंगी। सब कुछ बदल गया है। पहले ये सिर्फ एक काम था, प्योर बिजनेस, और अब पर्सनल हो चुका है। अधीर, अगर तुम भी रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता। केडी, तुम्हें दीक्षित के भरोसे छोड़कर हमसे जाया नहीं गया। और वैसे तुम जानते कि नेताओं की जात से मुझे कितना लगाव है। थैंक यू। हम दोनों ही हैं। और यह है हमारा अगला टारगेट, समुद्रगुप्त का राजदंड, गरुड़ राजदंड। और इसके लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, ईसा पूर्व, BCE। रोशनी, समुद्रगुप्त के बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? प्लीज शेयर विद अस। ऐसी कोई ठोस इंफॉर्मेशन तो नहीं है, पर हम सिर्फ ये जानते हैं कि समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के बहुत बड़े मिलिट्री जीनियस थे। उनका राज गुप्त साम्राज्य का गोल्डन एज कहा जाता है। अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया से होते हुए पूर्व बर्मा तक ये सारी जगह इनके राज्य फैला हुआ था। इलाहाबाद के इस लायन पिलर में भी उनकी हर जीत का वर्णन किया है। वो ना ही सिर्फ एक महान योद्धा थे, पर एक बहुत माने हुए आर्टिस्ट भी थे। वो वीणा बजाते थे, कविताएं लिखते थे, और तो और सबसे बड़ी बात, हिंदू होते हुए भी सारे धर्मों के लिए उन्हें इज्जत थी। और कुछ बाकी है महाशय के बारे में? ये तो स्कूल के फर्स्ट बेंच पे बैठने वाला गुड बॉय लग रहा है, जो हर काम में फर्स्ट आता है। कहते हैं इस गरुड़ राजदंड को समुद्रगुप्त ने पल्लव राजा विष्णु गोपा को युद्ध में हराने के बाद हासिल किया था। ये राजदंड इस बात की निशानी है कि समुद्रगुप्त ने धरती और आकाश दोनों को अपने अधीन कर लिया है। इसका मतलब वो पूरी दुनिया के सम्राट हैं। राज अंडरग्राउंड मार्केट में उस राजदंड की कीमत करोड़ों में होती अगर वो खो ना गया होता। वैसे मैंने एटोजो से बात कर ली है, वो हम तीनों के कॉस्ट्यूम्स रेडी कर देगा। गुड। रोशनी, टोजो से 4 कॉस्ट्यूम्स के लिए कहिएगा। वो चला गया। हम जानते हैं आदि रहेंगे, हमें अपनी चॉइस पर पूरा भरोसा।
बस 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 मॉम, मॉम बस। आप तो ऐसे कर रही हो जैसे शिप में मुझे खाने को ही नहीं देते। मैं जानती हूँ कैसा खाना मिलता है तुझे समंदर में। महीनों महीनों जहाज पर पड़े रहते हो और जो भी खाने को मिलता है वो खा लेते हो। बेटा, सेहत के लिए ठीक नहीं है। अधीर, तू ये मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता है? यार, आप तो जानती है मॉम, इसके अलावा कोई काम भी तो नहीं आता मुझे। अधीर, मैं जानती हूँ कि तुझे उनकी तस्वीरों से भी नफरत है, पर मैं ये कैसे भूल जाऊं बेटा कि वो मेरे पति थे। और उनकी पत्नी हो के आपको क्या मिला? अधीर, तू ये क्यों नहीं मान लेता कि शायद वो निर्दोष थे? वो एक सच्चे सिपाही थे। वो ऐसा और कोई आप भी ये क्यों नहीं मान लेते कि वो दोषी थे? सारे सबूत उनके खिलाफ थे। शायद शायद का तो सवाल ही नहीं उठता मॉम, क्योंकि वो गद्दार थे। गद्दारी की है उन्होंने। उनके गुनाहों का बोझ ढोते ढोते मेरा पूरा बचपन गुजर गया। थप्पा लग गया था सर पे, गद्दार का बेटा। आप शायद भूल गई मॉम, मैं नहीं भूल पाऊंगा। इसलिए अपने पति और उनकी फौज का गुण गाना बंद कीजिए आप। हाँ अधीर भैया। सुधीर, तू एक बात हमेशा ध्यान में रखा, इस दुनिया में कोई भी हीरो नहीं होता। लोग जो कुछ भी करते हैं अपने मतलब के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। भैया, भैया मैं जानता हूं मुझे मेरा आर्मी ज्वाइन करना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन भैया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं जानता हूं कि मॉम और मुझसे ज्यादा आपको अपमान सहना पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पापा दोषी है। पापा के नाम पे जो दाग लगा है उसे मिटाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है। वो दोषी थे, इसीलिए गिरफ्तार होते वक्त उन्होंने कहा था दुनिया में कोई हीरो नहीं। शायद तुम भूल गए, मॉम भूल गई, मैं नहीं भूल। भैया आप किसी भी इंसान को एक तजुर्बे के दम पर कैसे कह सकते कि वो सही है या गलत? पहले अपने बाप को जाके बोल मेरा बचपन लौटा है, फिर बात करेंगे अच्छाई या बुराई की। भैया इस तरह आयल तो कैरेक्टर में हूं मैं, समझे? सुनिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, सम्राट समुद्रगुप्त से मिलना चाहते हैं। आप उनके महल का रास्ता बता सकती हैं? सम्राट मगध में नहीं है, आप व्यर्थ ही इतनी दूर आए हैं। नहीं, तो फिर कहाँ गए? सुना है कांचीपुरम की किसी धर्म सभा में गए। कांचीपुरम? सुनिए,
जी? महाराज समुद्रगुप्त इस समय इसी नगर में है ना? नहीं, 6 महीने पहले आए थे। तो क्या वे मगध लौट गए? कामरूप गए हैं, बाघ का शिकार कर रहे हैं। कामरूप? कौन? सम्राट? सम्राट समुद्रगुप्त? पता नहीं। ससुर आदमी है कि भूत है? एक ही टाइम पे पता नहीं कहां कहां मिलता है, कूला नहीं टिकता उसका एक जगह पे। कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो बात है जो हम नहीं जानते। मुझे तो ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। वेट, आनंद भवन। कुछ रिकॉर्ड्स में समुद्रगुप्त के एक प्लेजर पैलेस के बारे में मेंशन किया गया है, उनका पर्सनल रिजॉर्ट आनंद भवन। लेकिन ये आनंद भवन एग्जैक्टली है कहाँ, ये कहीं नहीं लिखा है। कोई तरीका तो होगा पता लगाने का। जी, मैं इस पर रिसर्च करती हूँ। What the junk? लो मेरे बगैर ही चले। हम जानते थे आप जरूर आएंगे। हमने मैं आपके लिए नहीं, मैं काम के लिए आया हूं। एंड दिस इज बिजनेस, ओके? और वैसे भी मुझे अपने पैसों से मतलब है। श्योर, वेलकम बैक। Are you okay? देखो, अगर तुम्हें कोई बात सता रही है तो I mean, हम में से किसी के भी साथ बात शेयर कर सकते हो। टेडी, एक बात समझ में ना, तेरा जो असिस्टेंट सचिन दीक्षित इतनी जल्दी इतना बड़ा मंत्री कैसे बन गया? बदकिस्मती से। वो हमारी ही गलती थी। हमारी टाइम मशीन की मदद से उन्होंने पूरे देश की आंखों में धूल झोंक दी। कैसे? वो शर्मनाक कहानी वक्त आने पर आपको बताएंगे। What the jack? घोड़ा? देव! आजा आजा। अबे बारात से भाग क्या रहा है? देखो इसे, चलते फुलते जेवर की दुकान लग रहा है ये। क्या हुआ बेटा, दुल्हन पसंद ना आई के? हाँ? शोर कैसा है? देव, घोड़ा छोड़ो। क्यों? लगाम छोड़ो जल्दी। तुम्हारा ये दुसाहस सम्राट समुद्रगुप्त के अश्व को रोका तुमने। अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो। ये सम्राट समुद्रगुप्त का घोड़ा है, इसे उन्होंने अपने यज्ञ के लिए छोड़ा था और तुमने इसे रोक कर ना खुद सम्राट को ललकारा है। अब जब ललकार दिया तो यलगार भी हो जाए। आत्मसमर्पण तो ना होगा। हाँ जी, अगर तुम दोनों को मानना है ना तो आगे आ जाओ। तेरी भैंस की पूंछ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये समुद्रगुप्त का अश्वमेध यज्ञ था। पुराने जमाने में महाराजा अक्सर अपने ऐसे ही किसी घोड़े को खुला छोड़ देते थे और वो जहां से भी गुजरता उस राज्य पर राजा का पूरा अधिकार हो जाता था। और अगर इस घोड़े को किसी ने रोकने की कोशिश या हिम्मत भी की तो उसे राजा की पूरी फौज के साथ लड़ना पड़ता या फिर उसको सरेंडर करना पड़ता। तो अब आगे क्या? मैंने सुना है कि यह घोड़ा आनंद भवन की ओर जा रहा था। ये वहां पहुंचते के साथ सम्राट समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा हवन करेंगे
खुद को दुनिया का सम्राट घोषित करने के लिए। और फिर उसके बाद इस घोड़े की बलि दी जाएगी और समुद्रगुप्त की महारानी को मरे हुए घोड़े के साथ रात बितानी होगी। What the yuck? एक्चुअली ये बहुत पुरानी प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि यह राज्य की खुशहाली और समृद्धि की निशानी है। घोड़े बेच के सुना तो सुना था, घोड़े मार के सुना ये पहली बार सुन रहा हूँ। कैसे बन जाती है ये सब उल्टी सीधी प्रथाएं? उल्टी सीधी क्यों? ये बातें हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए। हर दौर की अपनी कुछ प्रथाएं होती हैं, बिना सोचे समझे उन्हें जज करना ठीक नहीं है। महारानी को मरे हुए घोड़े के साथ सुलाना, इसमें समझने वाली क्या बात है? अधीर सही कह रहा है। एक औरत को मरे हुए घोड़े के साथ सोने को कहना बहुत क्रूर है, चाहे जे 1000 साल पहले हो, चाहे 1000 साल बाद। वो देखो, आनंद भवन। पूरा राजदंड। किस राज्य से हो? खम्बोज। खम्बोज तो पहले से हमारे अधीन है, फिर हमारे अश्व को रोका क्यों? हमें पता नहीं था वो आपका घोड़ा है। हम तो बस यूं ही। नियम चाहे अज्ञानता में तोड़ा जाए या जानबूझकर, दंड तो अनिवार्य है। इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। महाराज, मैं आपको द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। कुमार, हम ऐसी अर्थहीन लड़ाइयां लड़कर के विश्व सम्राट नहीं बने। हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि कौन सी लड़ाई हमारे लड़ने योग्य है और कौन सी लड़ाई हमारे लड़ने योग्य नहीं है। ले जाओ इन मूर्खों को। विश्व सम्राट की, 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 विश्व सम्राट की। पर अब विश्व के सम्राट है ही नहीं। आप इस विश्व के सम्राट है ही नहीं। तुम्हारी उद्दंडता पर हमें आश्चर्य हो रहा है कन्या, परंतु कहो, क्या कहना चाहती हो? यदि आप मुझे एक मौका दें तो मैं ये साबित कर दूंगी कि आप विश्व सम्राट नहीं हैं। प्रमाणित करने दो इसको। सम्राट, हम अन्वेषक हैं, विश्व भर की यात्रा कर कर आए हैं। आपका ये जो मानचित्र है वो पूरे विश्व का मानचित्र है ही नहीं। अर्थात? और ऐसे कई सारे देश हैं, संस्कृतियां हैं जिनके बारे में यहाँ कोई नहीं जानता। अगर आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा है। जैसे कि ये देखिए, ये है चीन, उसके पूर्व में जापान, ये रूस और ये यूरोप। और ऐसे कई राज्य हैं जिनको अभी आपको जीतना बाकी है सम्राट। सम्राट, हम तो बस इसी आशा से आए थे कि आपके दर्शन हो सके और इन देशों के किस्से आपको सुना सके। ये हमारे सम्राट का अनादर कर रही है, इसे तो दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, इसे दंड मिलना ही चाहिए, इसे दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, इसे मृत्युदंड दिया जाए महाराज, इसे मृत्युदंड दिया जाए। हाँ महाराज, मृत्युदंड दिया जाए। ये तो झूठी है।
इसे मृत्यु दंड झूठ बोल रही है लड़की महाराज, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। एकांत, बड़ा ही आनंद हुआ मुझे कि तुम लोग ये मान करके चल रहे हो कि हमें ये ज्ञात भी नहीं है कि यह विश्व कितना बड़ा है। मतलब आपको ये बात पता है कि आप विश्व सम्राट नहीं हैं? एक महान सम्राट को एक ही समय में पता नहीं क्या क्या होना पड़ता है। अपनी प्रजा की संतुष्टि के लिए उसको अपनी छवि को प्रजा की कल्पना में बस रही छवि के अनुसार ढालना पड़ता है। सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सर्वव्यापी, महान योद्धा, कवि, धर्मज्ञ और स्वयं ईश्वर समान, और न जाने क्या क्या। उसे अपनी प्रजा की इच्छा के लिए अश्व की बलि भी देनी पड़ती है और उस मृत अश्व के साथ अपनी महारानी को रात व्यतीत करने के लिए विवश भी करना पड़ता है। इसलिए वो अपने आप को विश्व का सम्राट भी घोषित करता है, क्योंकि उसकी गौरव में ही उसकी संपूर्ण प्रजा का गौरव है। इसीलिए जानकर भी कि विश्व कितना बड़ा है, उस सम्राट को कभी कभी चुप रहना पड़ता है। ये तो हम जान गए हैं कि आपकी प्रजा आपसे क्या क्या चाहती है, पर आप असली में कौन है? हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ये स्वयं हमारे अतिरिक्त और कौन जानता है। दूसरे तो जो जानते हैं वो तो मात्र एक भ्रम है। हमारे बारे में स्वयं हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। इसका ज्ञान तो स्वयं हमें है कि हम क्या हैं और कौन हैं, और ये ज्ञान हमारे साथ ही संसार से विदा होगा। तुम लोगों से बातें करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, परंतु मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दिन भर तुम्हारे साथ दर्शन शास्त्र पर चर्चा कर सकूं। इसीलिए मैं तुम लोगों को अपने परम मित्र हरिसेना को सौंप कर जा रहा हूं। वो बड़ा ही प्रतिभावान कवि है और साथ ही बड़े कल्पनाशील उत्पीड़क हैं। टॉर्चर करने में हमें पूर्ण विश्वास है कि वो अपनी घोर यातनाओं से तुम लोगों से सत्य उगलवा ही लेंगे। तुम लोग कौन हो, किसके गुप्तचर हो, सब कुछ। किंतु सम्राट, हम सत्य कह रहे हैं। सत्य नहीं कह रहे हो तुम लोग। तुम लोगों ने कहा कि तुम लोग विश्व भ्रमण करके आ रहे हो, परंतु तुम लोगों के पैरों के तलवे तो बिल्कुल साफ हैं। झूठ अच्छा बोल लेते हो तुम लोग, परंतु हर व्यक्ति के झूठ बोलने की एक सीमा होती है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति थकने लगता है, पूरी तरह से हार जाता है। उसके देह की पीड़ा सहने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है, और तब व्यक्ति की जिह्वा मात्र सत्य ही बोलती है, मात्र सत्य। तो हम पुनः तुम लोगों से मिलेंगे। ले जाओ इन्हें।
हमें यकीन था धीर, आप जरूर वापस आएंगे। कैसे? अपने पिता की वजह से। हम जानते थे कि आप अपने पिता की राह पर कभी नहीं चलेंगे। मैसूर में जब मैंने आप सब लोगों को धोखा दिया था, तभी आपको यही लगा था। कभी कभी इंसान समझता है कि वो अपने फैसले खुद ले रहा है। आपने जो किया वो आपका इंस्टिंक्ट था, विश्वास नहीं, जैसा कि आपने मैसूर में किया। आप जितना मर्जी अपने बारे में छुपा लें, लेकिन हम जानते हैं कि आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है, जुनून है। इसलिए हमें यकीन है कि आप अपनी टीम को धोखा कभी नहीं देंगे। होशियार, महाराज हरिसेना पधार रहे हैं। अतिथियों को कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? मैं एक पैर बाद लौटूंगा अपनी कविता पूरी करके। तब तक तुम लोग अंबरनाथ और उसके साथियों के साथ अपना मन बहला लो। अभी अंबरनाथ कौन है? अंबरनाथ मेरा बहुत ही प्रिय मित्र है। बेचारा कई दिनों से भूखा है, ऊपर से तुम जैसी सुंदर संगिनी से मिलने के लिए बहुत उतावला हो रहा होगा। मिलना चाहोगी? और हां, यहां आने और जाने का मात्र एक ही द्वार है। एक बात पले ना पड़ी। लगता है ये अंबरनाथ कोई जंगली दरिंदा है। ये बात समझ गया, बस ये बात समझ में ना आई, ये जो राजदंड इतना अनमोल, तो फिर इसकी सुरक्षा के लिए इतने कम सिपाही क्यों हैं? अनमोल तो है, लेकिन सम्राट समुद्रगुप्त की ताकत की कई निशानियों में से ये सिर्फ एक ही है। और हमारे लिए ये गरुड़ राजदंड बेशकीमती इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ उसी के बारे में जानते हैं। लेकिन सम्राट की नजरों में उसका कोई खास महत्व नहीं है। कुछ सुना? ओह डैम, शिकारी कुत्ते! चलिए। वो देखो, हमें नहीं लगा था इतनी आसानी से मिल जाएगा। मतलब
मुश्किल था, लेकिन मुश्किल तो अब होने वाली है। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? करेक्ट। इंटरव्यू है। देव और केडी अब तक आए नहीं। अधीर, हाँ? मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। बोलो। मैं तुम्हारे डैड के बारे में सब कुछ जान गई हूँ। वो केडी की सच्चाई जानने के लिए मैंने उनके सारे सिस्टम को हैक कर लिया था। एंड आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, और अनजाने में मैंने तुम्हारी पूरी फाइल पढ़ ली। तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना जताते हो। तो इसलिए मुझे एसएमएस किया था? नहीं, तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए।